गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनडीए एग्जामिनेशन देके आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का आपने जो सपना देखा है, इसको हकीकत में बदलना चाहते हो तो बने रहिए डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कीजिए। दोस्तों, मैं गणेश खड़से आपको पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। उसमें हमने लेजिस्लेटिव असेंबली भी पढ़ी, एग्जीक्यूटिव असेंबली भी पढ़ी और जुडिशियरी सिस्टम भी हमने समझा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमने जानकारी ली। बट आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको हमेशा सजेशंस देते हैं कि बेटा ऐसा काम कभी मत करना कि हमें पुलिस या तो फिर कोर्ट में जाने की जरूरत पड़े। बट ये हमारे समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है, पता ना चले कब ऐसी नौबत हम पर भी आन पड़े। बट दोस्तों, जब भी कोर्ट कचहरी की बात आती है, या तो फिर आपसे कोई तो भी क्राइम हो जाता है, या तो फिर आप कोई तो भी लीगल मैटर में किसी से सजेशन लेना चाहते हो, तो आप किसके पास में जाते हो? लॉयर के पास में जाते हो, या फिर बैरिस्टर के पास में जाते हो, या तो फिर आप एक एडवोकेट के पास में जाते हो। अब ये तीनों शब्द जो मैंने बताए, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, तीनों शब्द एक ही व्यक्ति को कहे जाते हैं क्या? तो जी नहीं, इन तीनों शब्दों के अलग अलग मीनिंग है। देखो बेटा, बैरिस्टर वो होता है जिसने लॉ की ही डिग्री ली है, बट कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है, उस व्यक्ति को बैरिस्टर कहा जाता है। लॉयर वो होता है जिसको लॉ की डिग्री मिली हुई है, या तो फिर लॉ की डिग्री का वो स्टूडेंट है, बट वो अभी तक कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोर्ट में प्रैक्टिस करने की उसको अनुमति नहीं मिली है। और एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसके पास में लॉ की डिग्री भी होती है और जिसको कोर्ट में केसेस लड़ने की परमिशन भी मिली होती है। इस तरीके से ये तीनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग होता है। बट दोस्तों, हमारे ऊपर जब क्राइम की बात आती है, हम जब क्राइम करते हैं या फिर लीगल सजेशंस लेना चाहते हैं, तो इन व्यक्तियों के पास में जाते हैं। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोगों के भले बुरे के बारे में डिसीजन लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको उनके निर्णय पसंद नहीं आते, तो वो लोग क्या करते हैं? केस ठोक देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर। जब ऐसी केस उनके ऊपर दाखिल होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक बॉडीज है, ये क्या करते हैं? ये असेंबलीज या तो फिर ये बॉडी किसी लॉयर या फिर बैरिस्टर के पास में जाते हैं क्या? नहीं, उनके पास में एक अपॉइंटेड ऑफिसर होता है, लॉ का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। सेंट्रल की जो अथॉरिटी है, केंद्र की जो सत्ता है, वो किस व्यक्ति से लीगल वे में सजेशंस लेता है, क्राइम के बारे में सजेशंस लेता है, तो वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट किससे सजेशंस लेते हैं? तो वो है एडवोकेट जनरल। इन्हीं के बारे में हमें जानकारी लेनी है। अटॉर्नी जनरल, आइए शुरू करते हैं ये जर्नी। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 76, इसमें ये बात कही गई है कि देयर विल बी अ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑफिसर का काम क्या रहेगा ये भी हमें समझना है। बट कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है? 76 नंबर का आर्टिकल। एज अ चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सबसे बड़े लीगल एडवाइजर, कायदे विषयक सलाहकार, ठीक है, लीगल एडवाइजर होते हैं। ही एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स। ठीक है, सब लीगल मैटर्स पर यूनियन गवर्नमेंट को वो सजेशन दे सकते हैं। ही आल्सो is the primary lawyer representing union government in a supreme court of India. एक्चुअली जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनको स्टेट में भी या फिर सेंट्रल में, मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट में वो अपनी बात रख सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। बट वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। द अटॉर्नी जनरल लाइक एन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे कि सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही हर एक स्टेट में स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उनको लीगल सजेशंस देने के लिए कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है। अभी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं
ठीक है, अटॉर्नी जनरल एक ही व्यक्ति होते हैं, और ये एक व्यक्ति अगर समझो किसी कारणवश अब्सेंट है या फिर उनकी प्रकृति ठीक नहीं है, तो उनके नीचे उनको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। अगर एडवोकेट जनरल अब्सेंट है, सॉरी अटॉर्नी जनरल अगर अब्सेंट है, तो काम कौन करेंगे? सॉलिसिटर जनरल। स्टेट में कौन काम करते हैं लीगल सजेशंस देने का? तो वो करते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, किस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल इस पद पर चुना जा सकता है? ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? देखो दोस्तों, ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति महोदय उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? जैसा हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्राइटेरिया था, वही सेम क्राइटेरिया यहां पर भी लागू है, बट एक सेंटेंस ऐड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है, प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल जो होता है, वो जिस व्यक्ति का नाम निर्देशन करेंगे राष्ट्रपति जी के पास में, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। किस पद पर? अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर। ठीक है, अभी क्राइटेरिया की बात चल रही थी, तो वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, जो अटॉर्नी जनरल बनने जा रहा है वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। उस व्यक्ति ने 5 साल हाईकोर्ट में एज अ जज, ठीक है, एज अ जज काम करते होना चाहिए, और या तो फिर उस व्यक्ति के पास में 10 साल का हाईकोर्ट का एडवोकेट बने रहने का तजुर्बा, या तो फिर उनके पास में अनुभव होना चाहिए। कितने साल का? 10 साल का। ये सेम क्राइटेरिया है जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए पढ़ा था, बट ये लाइन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही मे बी एन इमिनेंट जूरिस्ट टू इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति जी की नजरों में वो व्यक्ति एक कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, कानून की किताबें उसने पढ़ी होनी चाहिए। आपने कभी मौका मिले तो एक बार किसी लॉ की डिग्री के स्टूडेंट से मुलाकात हो गई, तो उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करना कि कौन से किताबें पढ़ते हैं, वो कितनी किताबें पढ़ते हैं। उनको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़े बड़े किताब उनको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तब जाके लॉ की डिग्री मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो ये जो व्यक्ति होता है अटॉर्नी जनरल, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की उसकी काबिलियत होनी चाहिए। इसका मतलब वो उस व्यक्ति को, जो अटॉर्नी जनरल बन रहा है, उस व्यक्ति को कानून का, ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहां पर ये एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जी की नजरों में वो व्यक्ति कानून का तज्ञ होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल? टीनर, कब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, कितने समय का उनका कार्यकाल होता है? देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर मिनिमम आयु की भी बात नहीं की गई है, ठीक है, और मैक्सिमम की भी बात नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, यहां पर जब तक राष्ट्रपति जी का उनके ऊपर विश्वास है, तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बने रह सकते हैं। फिक्स पीरियड नहीं है, 5 साल या फिर 6 साल, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डज नॉट मेंशन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। ठीक है, मैंने जैसे कहा, राष्ट्रपति जी को लगता है कि भाई ये काम कर रहा है अच्छा, तब तक वो उसको अपने पद पर रहने दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वो काम नहीं कर रहा, राष्ट्रपति जी उनको हटा भी सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को। बट ऐसा भी नहीं है कि उनको लगना ही चाहिए कि यह व्यक्ति बुरा है या फिर अच्छा काम नहीं कर रहा है। कभी भी राष्ट्रपति को जब लगता है, तब उस व्यक्ति को वो हटा दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई, देखो यहां पर मेंशन किया गया, देयर इज नो मेंशन दैट द प्रोसीजर एंड द ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। कोई बात नहीं कही गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब चाहे राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति को उस अटॉर्नी जनरल के पद से दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अधिकार राष्ट्रपति जी के पास में है। इसका मतलब ये सारे अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं? ये सारे आदेश किसके द्वारा दिए गए हैं? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल के जरिए दी गई है। राष्ट्रपति जी सिर्फ आदेश निकालने का काम करते हैं, साइन करने का काम करते हैं। एक्चुअली जो बैकग्राउंड वाला माइंड किसका होता है? तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल का ही होता है। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट हिज ऑफिस, ठीक है, काम क्या करते हैं और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। He can be removed by the president at any time, कभी भी लात मारकर भगा सकते हैं प्रेसिडेंट जी। ठीक है, he can
क्विट बाय सबमिटिंग हिज रिजाइनेशन ओनली टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जी ने उन व्यक्ति को अपॉइंट किया है तो वो जब चाहे वो व्यक्ति भी अपने पद का इस्तीफा दे सकता है। उनको ऐसा कोई बंधन नहीं होता कि आपने अभी अटर्नी पद का जिम्मा संभाला है, जिम्मेदारी ली है, तो आपको इतने साल काम करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई उनके साथ में बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, जब चाहे वो राष्ट्रपति जी उनको निकाल सकते हैं और उस व्यक्ति को, अटर्नी जनरल को अगर लगता है कि अभी रिजाइनेशन देना है तो वो एनी टाइम रिजाइनेशन दे सकते हैं। बट किसके पास में देंगे? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के पास में देंगे। Since he is appointed by president on the advice of council of minister, conventionally he is removed when the council is dissolved or replaced. अटर्नी जनरल ये कोई गवर्नमेंट का पद नहीं है, ठीक है, कि 60 साल तक बने रहेंगे, 65 साल तक बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट जी द्वारा किया जाता है, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट जी द्वारा की जाती है, बट मेन सजेशंस कौन देते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी जब भी ये जो मिनिस्टर और काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो होते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद फिर से जनरल इलेक्शन होंगे, फिर से नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये जो होता है अटर्नी जनरल जो होता है, जो जनरली इनके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट ही करते हैं, बट आखिरी वाला जो माइंड जो होता है, पीछे में काम करने वाली जो शक्ति होती है, वो इन व्यक्तियों के पास में होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में। अभी जब भी इनका काम समाप्त हो जाता है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये क्या करेंगे? ठीक है, जो नए पद पर जो नए मंत्री बने हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो पुराने अटॉर्नी जनरल को हटा देंगे और नया एडवोकेट जनरल नियुक्त करेंगे जो उनके लिए अच्छा काम करे। ठीक है, एक्चुअली काम अच्छे ही करते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, वैसे ही अटर्नी जनरल का भी पोस्ट चेंज हो जाता है, वो भी व्यक्ति बदल दिया जाता है। ऐसा जनरली प्रोटोकॉल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं की गई। आप उसी व्यक्ति को कंटिन्यू भी कर सकते हो, चाहे सत्ता बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, कुछ भी हो जाए। अगर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोटोकॉल है। He got the right to speak and to take part in the proceeding of both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, or their joint sitting, and any committee of the parliament of which he may be named as a member. देखो, अटर्नी जनरल को लोकसभा और राज्यसभा या तो फिर ज्वाइंट सिटिंग, पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग में बैठने का अधिकार होता है, अपने मत व्यक्त करने का अधिकार होता है, बट जब भी वोटिंग की बात आती है तो वो वोटिंग नहीं कर सकते। पार्लियामेंट द्वारा अलग अलग कमेटी चुनी जाती है, अलग अलग कमेटी बनाई जाती है अभ्यास करने के लिए। उन कमेटियों में भी अटर्नी जनरल का समावेश किया जा सकता है, उनसे लीगल सजेशंस लिए जा सकते हैं, बट वो लीगल सजेशन तभी देंगे जब प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल उनको लीगल सजेशन देने के लिए कहेंगे। विदाउट परमिशन वो लीगल सजेशंस नहीं दे सकते। ठीक है, ही हैज नो राइट टू वोट when he participate in the proceeding of Indian Parliament। जैसे मैंने कहा, इंडियन पार्लियामेंट में जब भी वोटिंग की बात आती है तो अटर्नी जनरल वोटिंग नहीं कर सकते। सिमिलर टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही आल्सो एंजॉय ऑल पावर रिलेटेड टू इम्यूनिटी एंड द प्रिविलेजेस। मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को जो अधिकार होते हैं, जो फैसिलिटी उनको दी जाती है, सेम टाइप की फैसिलिटी अटर्नी जनरल को भी दी जाती है। अटर्नी जनरल पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, बट वोटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि अटर्नी जनरल क्या पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वो कभी भी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वो बाहर के होते हैं, बट लीगल सजेशंस लेने के लिए उनको जब भी राज्यसभा में या लोकसभा में बुलाया जाता है तो उनको अपना मत, अपने विचार वो आगे रख सकते, बट वोटिंग का उनको अधिकार नहीं होता। He is not considered as a government servant। जैसे मैंने कहा था, वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से हमने ये अटर्नी जनरल टॉपिक समझ लिया। अटर्नी जनरल एब्सेंट है तो उनका पदभार कौन संभालेगा? सॉलिसिटर जनरल संभालेंगे। आज हमारे भारत के जो अटर्नी जनरल है वो है के वेणुगोपाल। आपका होमवर्क यही रहेगा कि इनके बारे में, ये बहुत ही चर्चा का नाम है, अभी
रिसेंटली उनको फिर से अटॉर्नी जनरल पद पर उनको नियुक्त किया गया है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाना संभव है। इसीलिए आप उनके बारे में 6 इंफॉर्मेशन वाले स्टेटमेंट्स लिखने की कोशिश करो। कितने लिखोगे? 6। ठीक है। के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हुम? किसके द्वारा उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो वो है हमारे राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। सी हमारा ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अटॉर्नी जनरल टर्म्स, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, सैलरी आर डिसाइडेड बाय हुम? ठीक है। इनकी सैलरी, उनको कैसे निकाला जा सकता है, उनका टर्म कितना रहेगा, ये सारे के सारे अधिकार किसके हाथ में होते हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के ही हाथ में होते हैं। राष्ट्रपति जी ही आदेश निकालेंगे कि क्या सैलरी रहेंगी, उसको किस बेसिस पर उस व्यक्ति को निकाला जाएगा, उनका समय कार्यकाल कितना रहेगा, ये सारे डिसीजन राष्ट्रपति जी लेते हैं। बट इसके पीछे की जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल के हाथ में होती है। राष्ट्रपति जी सिर्फ साइन करने का काम करते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल? ए स्टेटमेंट, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स व्हिच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। ठीक है। गवर्नमेंट को वो सजेशंस दे सकते हैं, लीगल मैटर में सजेशंस दे सकते हैं। जब भी प्रेसिडेंट जी उनको कहेंगे कि हाँ इस मैटर में आप गवर्नमेंट को सजेशंस दो, तो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल को वो लीगल सजेशन देना ही पड़ता है। ठीक है। टू चार्ज फंक्शन एज असाइन टू हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई है ड्यूटीज की, ये भी उनको करनी ही पड़ती है। टू अपीयर एंड बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व्हेन अ केस कंसर्निंग द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड। ठीक है। गवर्नमेंट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको कायदों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति होते हैं। ठीक है। पॉलिटिशियन होते हैं, उनको राजकारण की बातें अच्छे से मालूम होती है। बट जब भी कोई लीगल मैटर या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की जब भी बात आती है, उनको कोई मालूमात नहीं होती। ठीक है। अगर कोई, समझो इत्तेफाक से अगर कमिटी में कोई लॉ मेंबर है या तो फिर लॉयर एडवोकेट है तो अच्छा है, बट उसका क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल जितना नहीं होता, जिसको उस व्यक्ति को उतनी जानकारी नहीं होती जितनी अटॉर्नी जनरल को हो सकती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है अटॉर्नी जनरल। स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसने भी कोर्ट में घसीटा है, उस समय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी ये अटॉर्नी जनरल उठाते हैं। उनकी केसेस ये अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। ठीक है। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अभी यहां पर जो है ए, बी और सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। हमारे तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल आर। ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ही कैन अटेंड हाउस प्रोसीडिंग एंड स्पीक इन बोथ हाउस बट कांट वोट। बिल्कुल सही है। ठीक है। वो वहां पर अपना मत रख सकते हैं दोनों हाउस में पार्लियामेंट के, बट उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। He has right to be heard in all courts। ठीक है। देश के जितने भी कोर्ट्स है, वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राष्ट्रपति जी ने उनको भेजा है कि भाई आप वहां पर जाकर केस लड़ो, ठीक है, लीगल सजेशंस दो, तो कोई भी कोर्ट में जाकर वो एडवोकेट का काम कर सकते हैं, अपने मत रख सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। ठीक है। सी स्टेटमेंट देखते हैं। He enjoys all privilege of the member of the houses। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर को जो भी फैसिलिटीज, प्रिविलेज मिलते हैं, वो सारे के सारे किसको मिलते हैं? अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं। इसका मतलब यहां पे भी तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिटेशंस ऑन द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल आर, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी केस में या फिर कोई भी व्यक्ति को भारतीय गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो सजेशंस नहीं दे सकते। ठीक है। क्या कहा गया है? नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को वो अगेंस्ट में सजेशंस नहीं दे सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सजेशन नहीं दे सकते। ठीक है। He should not advise or hold a brief in case in which he is called upon the advice or appear for the government of India। ठीक है।
ये फिर भी सेम सेंटेंस का वही मीनिंग है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जब तक उनको नहीं कहा जाता, एक्चुअली गवर्नमेंट अपने बारे में क्यों बुरा सोचेगी, तो वो कभी भी जो सजेशंस है वो अगेंस्ट में देने के लिए नहीं कह सकते, ठीक है, नॉट एडवाइस। सी स्टेटमेंट देखते ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर्स विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। जब भी कोई केस की बात आती है या फिर कोई भी व्यक्ति के बारे में अटॉर्नी जनरल केस लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको किसकी परमिशन, अनुमति लेनी पड़ती है? गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट जी की, ठीक है, राष्ट्रपति जी की उनको अनुमति लेनी पड़ती है। यहां पर भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब डी हमारा ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 76। यहां पर सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? स्टेटमेंट ए, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। हर कोई कोर्ट में वो केस लड़ सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, लीगल सजेशंस वहां पर दे सकते हैं, बट किसकी एडवाइस पर? उनको अगर प्रेसिडेंट जी कहते हैं तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ही एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। लीगल और कानून के बारे में जो भी एडवाइस है वो गवर्नमेंट को वो देते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और डी स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। हमारा ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है, करके डी यहां पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल एब्सेंट है तो काम कौन करेगा? सॉलिसिटर जनरल। यही काम स्टेट में कौन करता है? तो वो करते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। Question number 9, to be eligible for the appointment as Attorney General of India, a person must possess the qualification prescribed for a। क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताया था? जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, वैसा ही सेम क्राइटेरिया इस व्यक्ति को भी होता है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही आंसर बन जाएगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेम है, वैसा का वैसा ही क्राइटेरिया है, ठीक है। अभी जब भी अटॉर्नी जनरल जो व्यक्ति चुन के आता है उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उसको काम पर रखा जा सकता है, बट नया प्राइम मिनिस्टर उस व्यक्ति को अगर चाहता है कि भाई तू बना रहे, तभी वो बना रह सकता है। एक्चुअली जनरली ऐसा ही होता है कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है दिल्ली की, तब अटॉर्नी जनरल भी बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये के वेणुगोपाल जो आपका आज का होमवर्क है, ठीक है, इनको 5 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, गवर्नमेंट बदली नहीं, ठीक है, फिर से बीजेपी की ही गवर्नमेंट आ गई है, इसीलिए इस व्यक्ति को कंटिन्यू किया गया है, ठीक है, के वेणुगोपाल। इनके बारे में 6 स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। इन्होंने पहले कौन सा काम किया था, कौन से कोर्ट में वो जज थे या फिर वकील थे, ठीक है, कोई किताबें उन्होंने अगर लिखी है क्या तो वो देखो, कौन से चर्चित कौन से मैटर्स में उन्होंने गवर्नमेंट को सजेशंस दिया है, ये सारी चीजें आपके होमवर्क में आनी चाहिए। इस तरीके से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज समझ लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रुकता हूँ, अपनी तबीयत का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।